Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal and you're watching our daily newspaper video. इस सेशन में हम रोज़ाना हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स, ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें रोज़ाना इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो वो सभी स्टूडेंट्स, वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी सीएससी को टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी स्टेट पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव से डेली न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स, ऐसे आर्टिकल्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज है हमारे पास 20 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और देख लेते हैं कि आज के न्यूज़पेपर के वो मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे मैंने ये लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आपके सामने रखे हैं जहाँ से हमें एक ओवरऑल आइडिया हो जाए कि आज के इस वीडियो में और आज के न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से आर्टिकल्स थे जो आज आप मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज हमारे पास मेनली 2 आर्टिकल्स ऐसे आए हैं जो कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहले हमारे पास एमएसपी को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और उसे लेकर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का ये कहना है दैट कमिटी इज़ कंटिन्यूइंग इट्स वर्क ऑन द एमएसपी प्रपोजल्स। तो अभी रिसेंटली जो डिमांड चल रही है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, तो उसे लेकर जो कमेटी है वो अपनी मीटिंग्स कर रही है, काम कर रही है, लेकिन अभी तक जो रिकमेंडेशंस हैं और जो डिसीजंस हैं वो भी सामने नहीं आए हैं और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है दैट कमिटी इज़ कंटिन्यूइंग इट्स वर्क। तो जानेंगे कि एमएसपी क्या है। अब देखिए, एमएसपी एक ऐसा टॉपिक हो जाता है जो कि प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम उन दोनों ही एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि अभी हमारे पास लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी की जो डिमांड है और जिसके बाद ये जो कमेटी बनी है उसे लेकर कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक और आर्टिकल आज हमारे इकोनॉमी सेक्शन में है, बिजनेस सेक्शन में है, जिसमें हमारी एक स्कीम का जिक्र किया गया है विच इज पीएम आशा स्कीम। तो पीएम आशा स्कीम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसे भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट काम करती है, इसे रोकने के लिए काम करती है, विच इज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने इंडिया के लिए अपनी एक रिपोर्ट दी है और जिस रिपोर्ट में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस और टेरर फाइनेंसिंग के केसेस को लेकर हमें हमारे कोर्ट सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। सो इंडिया शुड इंक्रीज द कोर्ट सिस्टम्स कैपेसिटी, ये रिकमेंडेशन है, ये कहना है FATF का व्हेन इट कम्स टू मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इसके बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इंडिया में है, जिसके तहत हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात की गई है कि हमारे पास जो केस डिस्पोजल रेट है इसको बढ़ाया जाए और स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होने चाहिए और कोर्ट्स की जो कैपेसिटी है उसे इंक्रीज करना चाहिए इंडिया को। तो इसीलिए FATF क्या है, FATF की ये रिकमेंडेशंस में क्या बताया गया है, इससे जुड़े हुए डिस्कशंस हम यहाँ पे करेंगे। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल पेज पे और उससे जुड़ी हुई हमारे पास एक और न्यूज़ ये आई है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आता है विच वाज अगेंस्ट इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन। तो इसे लेकर इंडिया ने इसे अब्सटेन किया है। इंडिया हैज़ अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन। तो क्या डिटेल्स हैं, क्या इस रेजोल्यूशन की डिटेल है और इंडिया ने जब वोटिंग से अब्सटेन किया तो हमने क्या रीज़न दिया है, उस चीज़ को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज 20 सितंबर 2024 का वो दिन है जब आज से 100 साल पहले जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था और आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपवाया गया था रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो आज एक्सकेवेशंस के बाद जॉन मार्शल ने जो डिस्कवरीज हुई उसे यहाँ पे बताया था। तो आज 100 साल पूरे होते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो हमें रिमेन्स मिले थे, पता चला था जब उसका पहली बार डिस्कशन किया गया, पहली बार न्यूज़ आर्टिकल आया। इसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा
साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव में अगर हम हेल्थ की बात करें तो केरला में आई थिंक लास्ट मंथ हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक एम्बेबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस का जो केस है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ईटिंग एम्बीबा, इसका केसेस एकदम से दिखने लगे। लेकिन सडनली केरला ने अपने हेल्थ सिस्टम के थ्रू जो मोर्टालिटी है इन केसेस की उसे काफ़ी रिड्यूस कर दिया। तो इसीलिए इसे लेकर आज एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है साइंस एंड टेक के पेज पे। लेकिन हमें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस डिजीज़ के बारे में एम्बेबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस क्या है, कैसे कॉज होता है, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उन सबको आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स, न्यूज़ आर्टिकल्स जो कि आज हमारे न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं हमारे पहले डिस्कशन के साथ जहां पे हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन एक बार एक ग्लिम्स ले लेते हैं कि आज के न्यूज़ आर्टिकल में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में क्या कहा गया है और ये क्यों न्यूज़ में आया है। तो जैसे कि मैंने आपको ब्रीफली कहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ना रिसेंटली अपनी म्यूचुअल असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की है इंडिया के लिए। So Financial Action Task Force has released its mutual assessment report for India, और जिस असेसमेंट में ये कहा गया है कि हमें हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उसे रिड्यूस, जो हमारे केसेस जो है वो काफ़ी हद तक जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके अंदर ट्रायल में भी पेंडिंग पड़े हैं, ताकि हमारे जो नंबर ऑफ केसेस ट्रायल के अंदर जो पेंडिंग है वो कम हो जाए। तो इसे लेकर कुछ मेजर चेंजेस हमें करने होंगे, ये कहना है FATF का, जिसमें कि हमारी जो कोर्ट्स की कैपेसिटी है हम उसे बढ़ाएं ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग के पेंडिंग केसेस हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो पाएं। एंड ऑल्सो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इन सब में हमारे पास जो अथॉरिटी आती है विच इज़ दी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, कि इनकी भी हमें कैपेबिलिटीज़ और पोटेंशियल इंक्रीज करनी चाहिए ताकि हम सही से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, ऐसे केसेस जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं इनको हम इंडिया में रोक पाएँ। तो इसे लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक म्यूचुअल असेसमेंट रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम डिटेल्स देखें तो यही बात है कि टेरर फाइनेंसिंग के केसेस जो हैं उसमें हमारा डिले आ रहा है, वी आर हैविंग सम डिले इन रिजॉल्विंग दोज केसेस, कि इसे लेकर हमारा जो कन्विक्शन रेट है हालांकि वो बहुत ज़्यादा है बट स्टिल पेंडिंग ट्रायल्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे कम किया जाए और इसे लेकर कोर्ट्स में रिफॉर्म लाए जाए, ये कहना है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। और इसे लेकर वो कह रहे हैं कि हमारे पास ईडी को लेकर ईडी की कैपेसिटी को और पोटेंशियली इंक्रीज किया जाए, एंड देयर हैज टू बी अ सेपरेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। कुछ ऐसे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं, स्पेशल कोर्ट जजेस हों जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइम्स जो है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इनके ऊपर फोकस करें ताकि हमारा जो रेट्स का केसेस का जो डिस्पोजल रेट है वो इंक्रीज हो जाए, ये कहना है FATF का। लेकिन अब देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में मिल सकता है। तो इसीलिए समझिए, जब हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करते हैं ना, तो ये एक ग्लोबल वॉचडॉग है। ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए एक ग्लोबल वॉचडॉग बनाया गया है, एक टास्क फोर्स बनाई गई है जिसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं FATF। ये बात हो गई। अच्छा, अब जब हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कब बना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो पता चलता है कि इसका ओरिजिन हुआ था 1989 में। 1989 में FATF को सेटअप किया गया एंड G7 मीटिंग होती है पेरिस के अंदर, डेवलप्ड कंट्रीज की पेरिस में G7 मीटिंग होती है, जिसके बाद ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए, इसे रोकने के लिए FATF को सेटअप किया गया। अब ध्यान रखना, कहीं G20 ना लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में, G7 कंट्रीज ने मिलकर FATF को बनाया है। अब देखिए,
इनिशियली जब इसे सेटअप किया गया था तब इसका सिर्फ एक गोल था, दैट वाज टू कॉम्बैट द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑब्जेक्टिव दिया गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए आप मेजर्स लेकर आए, एग्जामिन कीजिए, ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव जो कि FATF को दिया गया। 1989 में बना था, तब से ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपना काम कर रहा था। लेकिन फिर होता है US में 9/11 अटैक, जिसके बाद 2001 में FATF का मैंडेट को एक्सपैंड किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ कि अब आपको टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करना है, ये मैंडेट FATF को दिया गया। तो पहले सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग था, लेकिन 2001 के साथ साथ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड किया गया। फिर 2012 में एक और ऑब्जेक्टिव ऐड किया गया, वो ये था कि जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनकी प्लोरिफिकेशन ना हो, उनको फाइनेंस ना मिल पाए, तो इससे भी काउंटर कीजिए। तो 3 चीजें याद रखेंगे। एक तो चलो मनी लॉन्ड्रिंग है ही कि मनी लॉन्ड्रिंग को आपने रोकना है। सेकेंड इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इसे आपको कर्ब करना है। और साथ ही में 2012 में एक और चीज़ दी गई कि आप ऐसे एफर्ट्स कीजिए ताकि ग्लोबली जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं ये प्रोलिफरेट ना हो सके, ये फैल ना पाए, तो इनकी फाइनेंसिंग को भी आप काउंटर कीजिए, कर्ब कीजिए। तो ये 3 मैंडेट्स FATF को दिए गए हैं। ठीक है, अब FATF की मेंबर कंट्रीज कितने हैं? स्टेटमेंट आ सकती है तो याद रखेंगे 39 countries are the members of FATF। ठीक है, एंड इन FATF में हमारे पास 2 रीजनल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, यूरोपियन कमीशन आ जाती है, GCC आ जाती है, एंड दे आर 39 मेंबर कंट्रीज। इंडिया भी FATF का मेंबर है, याद रखेंगे। हम पहले FATF में ऑब्जर्वर थे, लेकिन 2010 में 2010 में इंडिया FATF का मेंबर बनता है इन 2010। ये पॉइंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2010 में हम FATF के मेंबर कंट्री बन जाते हैं और आज के टाइम पे सिर्फ इंडोनेशिया जो है दैट इज अनदर ऑब्जर्वर ऑफ FATF। हम कब बने? 2010 में हम FATF के मेंबर हैं। वी आर फुल मेंबर ऑफ FATF। ठीक है, अब कई बार आपने FATF का जिक्र सुना होगा विद रिस्पेक्ट टू सम लिस्ट, जैसे कि पास्ट में आपने कभी ऐसे न्यूज़ आर्टिकल सुने होंगे कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट में शामिल हो गया है, अब क्या होगा पाकिस्तान का। तो ऐसे कुछ हो सकता है कि आपने सुना हो। अगर नहीं भी सुना है तो अक्सर FATF जो है ये क्या करता है, ये म्यूचुअल इवैल्यूएशन करता है कंट्रीज के, किस तरह के कंट्रीज एफर्ट्स कर रहा है टू काउंटर दिस होल मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड टू स्टॉप द फाइनेंसिंग टुवर्ड्स द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसके लिए कंट्रीज के क्या एफर्ट्स हैं उसे लेकर FATF इवैल्यूएशन करता है, जैसे कि अभी इंडिया की है। और इवैल्यूएशन के बाद अगर कहीं लगे कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई डेफिशिएंसी है, जो जुरिस्डिक्शन है, जो कंट्री है वो ऐसे स्टेप्स नहीं ले पा रही है जिससे कि जो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इन्हें रोका जा सके, तो जो FATF है उन कंट्रीज को मॉनिटरिंग की लिस्ट में डाल देती है। तो ऐसे कंट्रीज जिनको मॉनिटर किया जाता है तो वो 2 तरह की लिस्ट में चले जाते हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। 2 लिस्ट होती हैं, एक होती है ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को डाला जाता है जहां पे लगता है कि हाँ जी कुछ मेजर डेफिशिएंसीज हैं, अभी काम करने की ज़रूरत है, जुरिस्डिक्शन में लेकर आने की ज़रूरत है, तो उन कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी अगर कंट्री फेल हो जाता है टू एड्रेस द FATF's कंसर्न, तो तब इसे ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, दिस लिस्ट ऑफ हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन। ग्रे लिस्ट मतलब वी आर मॉनिटरिंग जुरिस्डिक्शन, ये जो कंट्री की जुरिस्डिक्शन है इट इज अंडर मॉनिटरिंग राइट नाउ। लेकिन अगर काम नहीं हुआ, फेल हो गए आप FATF का कंसर्न को फुल अप करने के लिए, तो तब उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन में। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए आपकी क्या पॉलिसी है, उसके बेसिस पे ये होता है।
अच्छा, अब क्या कोई कंट्री एक बार ग्रे लिस्ट में चला गया तो वो पुल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। FATF अपनी रिकमेंडेशंस देती है, अगर वो कंट्री उन रिकमेंडेशंस को पूरा कर लेती है, उन टास्क को पूरा कर लेती है, तो ऐसे में क्या होगा, वो उनको लिस्ट से बाहर निकाल लेंगे, राइट? तो इस तरीके से ये लिस्ट में कंट्रीज का आना जाना रहता है। ग्रे लिस्ट ऐसे लिस्ट हो गए, ऐसे कंट्रीज हो गए जहाँ पे ऐसे कंट्रीज जिनको सेफ माना जा रहा है कि ओके आप यहाँ पे जाके टेरर फंडिंग कर सकते हैं, आप इन कंट्रीज के थ्रू आप यहाँ पे इजीली मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं। अब अगर ग्रे लिस्ट में किसी कंट्री को डाला गया तो मतलब वार्निंग है कि आप सुधर जाइए, आप अपना काम सही से कीजिए, जो रिकमेंडेशंस दी हैं उनको आप मानिए। अगर तो वो कंट्री मान लेता है तो ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, लेकिन अगर वार्निंग के बाद भी वो कंट्री सेफ हेवन बना रहता है टेरर फाइनेंसिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, तो तब उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में डालना मतलब ये कंट्री नॉन कोऑपरेटिव है, ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्री है जो कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट कर रहा है। ग्रे लिस्ट का मतलब अरे ये कंट्री में ऐसा माहौल बन गया है कि इसको सेफ माना जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, आपने रिकमेंडेशंस दी कि आप ये चेंजेस कीजिए। अगर कंट्री ने वो चेंजेस नहीं किए और अभी भी वहां पे ये दोनों चीजें हो रही हैं, तो हम ये कह देते हैं कि ये कंट्री सपोर्ट कर रहा है टेरर फाइनेंसिंग को, ये सपोर्ट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग को, तो दोज आर दी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। एज ऑफ नाउ 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें आ जाता है ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। अभी रिसेंटली ही म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला गया था, रीजन बीइंग्स वहां पे जो मिलिट्री कू हुआ था उसके बाद से म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाला गया। सो ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार ये 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्री हैं। लेकिन मैम आपने अभी पाकिस्तान की बात की थी। जी हाँ, पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में शामिल था, लेकिन ग्रे लिस्ट में शामिल इसलिए था कि बिकॉज सेफ हेवन कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन फिर FATF ने डांट लगाई, फटकार लगाई, रिकमेंडेशंस दिए एंड कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, और जिस प्रोग्रेस की वजह से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया है। तो दिस इज द अपडेट। अब होता क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? सपोज कोई कंट्री ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में शामिल है तो उससे क्या होता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। कंट्री जो हमारे पास IMF से सपोर्ट लेता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेता है, जो ऐसी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हैं वो उनको नहीं मिल पाती, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती है। दे गेट द प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और इंटरनेशनली कंट्रीज बायकॉट भी कर देती हैं। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाती हैं, लोन्स नहीं मिल पाते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाता है, इंटरनेशनली जो रेपुटेशन है कंट्री की वो कम हो जाती है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस, और इसीलिए ये लिस्ट बनाई गई है। ठीक हो गया? तो हमें तो रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि हम हमारे कोर्ट्स को उतना इक्विप करें कि जल्दी से जल्दी जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो ज़्यादा पेंडिंग ना रहे, और ये हमारी कोर्ट्स की कैपेसिटी उसे लेकर बढ़ जाए। आगे बढ़ते हैं। सो हेल्थ पर्सपेक्टिव से आज हमारे पास साइंस पेज पे एक डिटेल्ड आर्टिकल आया है रिगार्डिंग प्राइमरी एम्बेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, एंड ये एक ऐसी कंडीशन है विच इज कॉज्ड बाय अ एम्बीबा, जिसे बहुत कॉमनली ब्रेन ईटिंग एम्बीबा भी कहा जाता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा इसलिए कहा जाता है कि जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो इस इन्फेक्शन की वजह से जो ब्रेन के टिश्यूज हैं ये उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग के लिए टर्म यूज की जाती है एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, जिससे कि ब्रेन की स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आने की वजह से बहुत से केसेस में डेथ भी हो जाती है। ये जो डिजीज है प्राइमरी एम्बीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, PAM जिसको बोल देते हैं, PAM, ये बहुत रेयर है, लेकिन यूजुअली ये बच्चों में, टीनेजर्स में, यंग अडल्ट्स में उनमें ये होती है, और इसकी फेटेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है।
और केरला में इसके केसेस आए थे, बट केरला हैज रिड्यूस्ड द मोर्टेलिटी, हैज कंट्रोल्ड दिस स्पैम। तो इसीलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट व्हाट इज दिस डिजीज इज ऑल अबाउट। तो देखिए ये जो डिजीज है ये एक इन्फेक्शन से होती है, एक माइक्रोस्कोपिक एम्बीबा है उसकी इन्फेक्शन से होती है, जिसका नाम है नेजलेरिया फोलेरी। नेजलेरिया फोलेरी इज द नेम ऑफ दैट माइक्रोस्कोपिक एम्बीबा, जिसे कॉमनली ब्रेन ईटिंग एम्बीबा कहा जाता है। अब एम्बीबा है तो मतलब ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यूजुअली जो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स होते हैं, जो कि वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स हैं, कहीं पे कोई लेक है, हॉट स्प्रिंग्स हैं, कोई स्विमिंग पूल है जिसको उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया जा रहा, वाटर बॉडी में ये पाए जाते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एम्बीबा क्या होता है? एम्बीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स, वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में आपको ये मिलता है। बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, मतलब सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसे देख पाएंगे। एंड एक बार अगर ये बॉडी में एंटर हो जाता है, और एंटर कैसे होता है? पानी में है, ये एंटर हो सकता है थ्रू आवर नोज। कहाँ से एंटर हो सकता है? नोज के थ्रू एंटर हो सकता है। एंड इट कैन फ्रॉम नोज इट कैन कॉज अ सिवियर ब्रेन इन्फेक्शन, और इससे होने वाली इन्फेक्शन को कहा जाता है प्राइमरी एम्बेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस। लेकिन इन्फेक्शन कॉज कौन कर रहा है? इन्फेक्शन कॉज कर रहा है एक माइक्रोस्कोपिक एम्बीबा जिसका नाम है नेजलेरिया फ्लोरेरी, जिसको हम कॉमनली ब्रेन ईटिंग एम्बीबा कहते हैं। डिजीज ब्रेन ईटिंग, जब ब्रेन इन्फेक्शन जब होती है तो उसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी एम्बेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस पैम। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमारी बॉडी में, अब देखो, नेजल, नाक या मुंह के थ्रू ये पर्सन की बॉडी में जा सकता है जब स्विमिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं। बेसिकली जो कंटामिनेटेड वाटर है, अगर उसके कांटेक्ट में आप आते हैं तो उससे नाक और मुंह के जरिए ये इन्फेक्शन जो है ये ब्रेन तक पहुंच सकती है। ब्रेन तक ये कैसे पहुंचेगी? नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू ये एक बार बैक्टीरिया एम्बीबा चला गया, अब ये जा सकती है, हमारी एक ऑलफैक्टरी नर्व होती है, देयर इज दिस ऑलफैक्टरी नर्व। उस ऑलफैक्टरी नर्व के थ्रू, उसकी इन्फ्लेमेशन के थ्रू, उसके थ्रू ये कहाँ पहुंच सकता है? ब्रेन टिश्यू तक पहुंच सकता है। एक बड़ी रिलीफ की बात यह है कि जो इन्फेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती, मतलब सिर्फ वो पर्सन जो कंटामिनेटेड वाटर में था और जिसके नाक और मुंह के जरिए ऑलफैक्टरी नर्व के थ्रू जो बैक्टीरिया है ये ब्रेन तक, मैं फिर से बैक्टीरिया बोल रही हूँ, ये एम्बीबा जो है ये ब्रेन तक पहुंच सकता है, सिर्फ उसी पर्सन के केस में ये होता है। ये इन्फेक्शन बहुत रेयर है। हाँ, अगर वीक इम्यून सिस्टम है और नेजल इश्यूज हैं, साइनस इश्यूज हैं, या फिर बार बार जो पर्सन है वो वार्म फ्रेश वाटर्स में एक्सपोज होता है, तो उन केसेस में ये हो सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी रेयर। दो बॉडी इज वेरी मच वल्नरेबल, ये इन्फेक्शन होते ही इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑलफैक्टरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, बट फिर भी ये एक रेयर डिसऑर्डर है, एक रेयर इन्फेक्शन है। सिम्टम्स: हेडेक, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, नेक बहुत स्टिफ हो जाती है। अब क्योंकि ब्रेन में इन्फेक्शन है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कन्फ्यूजन होती है, सीजर्स होते हैं, हेलुसिनेशंस आते हैं। एंड अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो कोमा और डेथ तक हो सकता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस आर वेरी लो, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई भी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है पैम को लेकर, लेकिन यूजुअली सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है, बहुत सारे ड्रग्स को यूज़ करके कॉम्बिनेशन बनाकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इट इज़ वेरी मच फेटल डिजीज़। ठीक हो गया? तो इसीलिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से पैम इस साल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद रखना, एम्बीबिक डिसऑर्डर है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरल नहीं है, इट इज़ एन एम्बीबिक डिसऑर्डर। एम्बीबा के थ्रू, एम्बीबा की इन्फेक्शन के थ्रू ये हमारी बॉडी में फैलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एग्रीकल्चर के थीम को लेकर आज हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। हेडलाइन सेज दैट committee continues to work on MSP proposal, says Union Agriculture Minister। तो हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है कि कमेटी सेटअप की गई है।
जो कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए या ना किया जाए उसके ऊपर काम कर रही है। एंड अभी तक 23 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। फाइनल रिपोर्ट क्या आती है कमेटी की, उसका हम सबके को इंतज़ार है, बट कहने का मतलब ये है कि जो कमेटी है इट इज़ वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। तो इसीलिए आज हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एमएसपी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इसकी डिमांड है, क्या चैलेंजेस हैं, और जो लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी की डिमांड है इसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन हम आज इस वीडियो में कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कल से पीएम आशा स्कीम जो है वो न्यूज़ में है। इस आर्टिकल में भी इसका जिक्र है और इसके अलावा अलग से भी एक आर्टिकल आया है। तो क्या हुआ है कि सेंटर हैज़ कन्वर्ज्ड 2 स्कीम्स, एक तो थी प्राइस सपोर्ट स्कीम और दूसरी थी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम। पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, इन दोनों को कन्वर्ज कर दिया गया है पीएम आशा के थ्रू, ताकि एफिशिएंटली फार्मर्स और जो कंज्यूमर्स हैं उन तक इन स्कीम्स का लाभ पहुंचे। तो ये 2 चीज़ें हमारे पास रिसेंटली आज के पेपर में ये थीम आए हैं, तो इनको एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं, एमएसपी की बात करते हैं। हम जब देखते हैं कि एमएसपी क्या है तो हम कहते हैं कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, ये एक ऐसी मार्केट इंटरवेंशन हमारी गवर्नमेंट करती है जिससे कि वो फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहती है। एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो गारंटीड अमाउंट है फार्मर्स के लिए कि आपकी जो फसल है ये गारंटीड इतने अमाउंट पे सरकार आपसे खरीदेगी। अब जब हम इसका ओरिजिन देखते हैं ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से हमारे पास एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, गवर्नमेंट वाज आस्किंग फार्मर्स कि आप सरप्लस में ग्रेन्स पैदा कीजिए। अब आपको इकोनॉमी का बेसिक रूल तो पता है, डिमांड और सप्लाई का, कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए डिमांड से तो क्या होता है, तो आपके जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, रेनफॉल हुई, इससे टोमेटो की क्रॉप पे असर हुआ या नहीं हुआ। हाँ, जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई, कम हो गई, प्रोड्यूस कम हो गया तो मतलब क्या हुआ, जो सप्लाई थी वो कम हो गई। सप्लाई कम हो गई लेकिन डिमांड तो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ है उसका रेट बढ़ जाएगा। और अगर सरप्लस है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो जाएगा। तो क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मोमेंटम ये था कि भैया आप सरप्लस प्रोड्यूस कीजिए, सरप्लस लेकर आइए, तो प्राइसेस बिल्कुल ड्रॉप ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अब कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसी लेकर गवर्नमेंट एमएसपी लेकर आती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेकर आती है कि ये वो गारंटीड अमाउंट है, वो गारंटीड प्राइस है जिस पर सरकार आपसे आपका प्रोड्यूस खरीदेगी। ये आइडियोलॉजी आपको समझ में आ गई, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ एमएसपी। अब देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एमएसपी का क्वेश्चन जब भी आता है, 2 चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। एमएसपी को लेकर एक कमीशन बनाया गया है जो कि देखता है कि ओके, कैसे प्राइस को तय किया जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, मार्केट में प्राइस का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसको स्टडी करके एक कमीशन रेकमेंड करता है कि ओके, इतना एमएसपी आपको रखना चाहिए। उस कमीशन का नाम है CACP। क्या नाम है? CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। CACP रेकमेंड करता है कि क्या प्राइसेस होने चाहिए फॉर दी प्रोड्यूसर्स, जो कि गवर्नमेंट जिन प्राइसेस पे खरीद सकती है। CACP हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आती है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लेती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA। फाइनल डिसीजन लेती है, अप्रूव करती है कि कितना एमएसपी रखा जाएगा। तो रेकमेंड कौन करता है? इट इज रिकमेंडेड बाय CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एंड फाइनल डिसीजन कौन लेता है? कैबिनेट कमिटी, CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहां पे
फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस को देखते हुए एक प्राइस को तय किया जाता है कि इतने मिनिमम प्राइस पे हम खरीदेंगे, आपकी फसल का कम से कम इतना भाव तो होगा। एंड इससे अलग अलग तरह की क्रॉप्स इसमें डाली गई हैं ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाए। CACP रिकमेंड करता है कि 22 मैंडेटेड क्रॉप्स पे ऊपर MSP दिया जाए और शुगर केन के लिए फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसको हम FRP कहते हैं, ये दिया जाए। 14 खारिफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं, 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, इनके जरिए हमारे पास MSP दिया जाता है। अब MSP के लिए अब देखो CACP का काम क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट को पता करना। अब प्रोडक्शन कॉस्ट को पता करने के लिए देयर आर 3 काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। एक हमारे पास आती है A2 का मतलब क्या है? A2 में वो सारी कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जो कि डायरेक्टली फार्मर बियर करता है। सीड खरीदने गया, फर्टिलाइजर खरीदने गया, पेस्टिसाइड खरीदने गया, लेबर को हायर किया, लैंड लीज पे लिया, ट्रैक्टर चलाया, उसमें फ्यूल डाला, इरिगेशन किया, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि फार्मर बियर करता है इन कैश, उसे A2 में जोड़ा जाता है। ऑल द पेड आउट कॉस्ट जो डायरेक्टली फार्मर जो है वो इनकर कर रहा है, उसे A2 में डाला जाता है। फिर A2 में आ जाती है फैमिली लेबर। पूरी फैमिली मिलकर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम कर रही है, तो A2 प्लस फैमिली लेबर। अब इसमें जो अनपेड फैमिली, अब फैमिली तो नहीं कहती कि मैं दिहाड़ी मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरी इतनी दिहाड़ी है, जो अनपेड फैमिली लेबर है उसको भी जोड़ा जाए। एंड देन कम C2 में ना एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को देखा जाता है। इसमें रेंटल्स, जो लैंड है उसका इंटरेस्ट क्या है, फिक्स कैपिटल एसेट्स क्या हैं, उनको भी देखा जाता है। तो CACP में क्या है, जब CACP MSP को कंसिडर करती है तो उसमें एक तो A2 प्लस FL जो डायरेक्ट कॉस्ट फार्मर ने बियर की, और फैमिली लेबर की जो अनपेड फैमिली लेबर है उसकी कॉस्ट, और C2 जिसमें जो इंटरेस्ट है, रेंटल्स हैं, जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, एसेट्स की जो कॉस्ट है, उन सबको जोड़कर MSP को रेकमेंड किया जाता है। CACP consider that both A2 plus FL and C2 cost, इन दोनों को कंसिडर करके MSP को देखा जाता है। लेकिन जब रिटर्न की बात आती है तो यहाँ पे कई बार था कि CPCP का कहना था कि ओनली A2 प्लस FL होना चाहिए, जिसके बेसिस पे उनको रिटर्न मिले, MSP मिले। C2 जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, रेंटल्स की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, फिक्स कैपिटल एसेट्स की फॉर्म में, CACP इसको प्राइमरीली यूज करती है एज अ बेंचमार्क, कि देखा जाए जब MSP कवर किया जाता है कि एटलीस्ट जो मेजर प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं उनमें टू कवर द कॉस्ट ऑफ दीज इंटरेस्ट, आपके पास फिक्स कैपिटल एसेट्स, ओन लैंड के ऊपर जो इंटरेस्ट है, रेंटल्स हैं, उन सब के बेसिस के ऊपर बेंचमार्क रेफरेंस के तौर पे C2 को कंसिडर किया जाता है। बट मेनली A2 प्लस FL के ऊपर फोकस रहता है। ये तो सिर्फ एक बेंचमार्क रेफरेंस के जैसे लाई करता है द कॉस्ट ऑफ C2, द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। अब MSP को लेकर कंसर्न्स है। MSP 22 क्रॉप्स पे है और एक शुगर केन पे है। लेकिन क्या है कि जब हम देखते हैं ऑन फील्ड, ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट है वो राइस और वीट की ही होती है, बिकॉज राइस और वीट को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ज़्यादा प्रोक्योरमेंट राइस एंड वीट की होती है, इसीलिए ज़्यादा लोग लगाते भी क्या है, राइस एंड वीट लगाते हैं। जो रेस्ट ऑफ दी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर MSP की इम्प्लीमेंटेशन उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो कि राइस और वीट के अलावा बाकी जो क्रॉप्स लगा रहे हैं उन तक ज़्यादा बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पा रहे हैं MSP के। फोकस ही किसके ऊपर है, राइस और वीट के ऊपर है। इसे लेकर 2015 में शांता कुमार कमेटी बनी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि 6% MSP जो है वो एक्चुअली फार्मर्स तक पहुंच रहा है। 94% फार्मर्स ऐसे हैं जिन तक MSP का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा है, जिसका मेन रीजन था कि जो हमारा प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म है, मार्केट से जैसे हम फसलों को प्रोक्योर करते हैं वो उतना एफिशिएंट नहीं है।
डोमिनेंस, अब डोमिनेंस किसकी है? राइस और व्हीट की है। जिससे क्या हुआ, ऐसी स्टेट्स, ऐसी इकोलॉजीज जहां पे राइस और व्हीट उतना सही से लग भी नहीं सकता, फार्मर्स ने उनको लगाना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज प्रोक्योरमेंट ज्यादा है, एमएसपी अच्छा मिल रहा है। तो इसका असर इकोलॉजिकली भी हो रहा है। देन मिडिल मैन के ऊपर डिपेंडेंसी का भी एक बड़ा इशू था, स्पेशली जो हमारे एपीएमसीज हैं वहां पे इंटरमीडियरीज हैं, मिडिल मैन हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, क्योंकि उनके थ्रू पहले प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता था। तो जो छोटा किसान है उसे मुश्किल आती थी इस चैनल में आने के लिए, और इसका फायदा उठाते थे मिडिलमैन। मिडिलमैन के ऊपर डिपेंड करते थे, पहले मिडिलमैन को दे देते थे, और मिडिलमैन प्रोक्योरमेंट करवा रहा है, सरकार को बेच रहा है। और देखिए, जब भी इस तरह की सपोर्ट जब गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन तो बढ़ता ही है। एमएसपी देकर क्रॉप्स को प्रोक्योर करना, अपना बफर स्टॉक मेंटेन करना, इट हैज अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द गवर्नमेंट एज वेल। लेकिन फार्मर्स को, अब देखिए, आप सपोज करें कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसका नतीजा 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको मिल रहा है। आपने आज फील्ड में कोई क्रॉप लगाई, 2 महीने बाद बारिश हो गई और वो खराब हो गई, तो देयर हैज टू बी सम कुशनिंग इफेक्ट। तो उसे लेकर एमएसपी लाया गया। लेकिन आपको पता है कि फिर अभी रिसेंटली 3 फार्म लॉज आते हैं और उसका विरोध होता है, वापस लिए जाते हैं, जिसके बाद एमएसपी को लीगलाइज करने की डिमांड काफी मोमेंटम ले लेती है। जब हम देखते हैं कि क्या एमएसपी को लीगलाइज करके हमारे एग्रीकल्चर में हमारे फार्मर्स को हेल्प होगी, तो सबसे बड़ा है कि हाँ, इससे एक इनकम सिक्योरिटी मिल पाएगी। जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं उससे फार्मर्स बच पाएंगे, एंड ये एक लीगल गारंटी इंश्योर करेगी कि फार्मर्स के पास मिनिमम प्राइस कितना उनकी क्रॉप्स का होगा। इससे इनकी इनकम जो है वो स्टेबलाइज हो पाएगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है वो कम होगा, एंड इवन फार्मर्स के ऊपर जो डेट का बर्डन है, जो लोन लेना पड़ता है, वो भी कम हो पाएगा। आज के टाइम पे अगर हम मंथली इनकम देखें कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड की, तो वो कुछ 10,000 प्लस के आसपास आती है, विच इज़ वेरी लेस, विच इज़ वेरी इनसिग्निफाइंट। एंड इसीलिए हमें देखने के लिए मिलता है कि फार्मर सुसाइड होता है। ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि हर दिन 30 फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकम सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा बूस्ट है हमारे फार्मर्स के लिए। अब जब इनकम सिक्योरिटी फार्मर्स के पास होगी तो ऑफकोर्स जो रूरल इकोनॉमी है उससे भी एक बूस्ट मिलेगा। जो एफआरपी मॉडल है, जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है, जो सीसीईए सेटअप करती है, जो कि अभी शुगर केन पे मिलता है, ये एक मॉडल है कि इसको बाकी जो अदर एमएसपी कवर्ड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी डाला जाए, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट कंपनसेशन मिल पाए अगर उनको एमएसपी के बिलो कोई सेल करवा रहा है तो डायरेक्ट कंपनसेशन मिल पाएगा। अगर कोई प्राइवेट प्लेयर जो है वो भी अगर क्रॉप बाय कर रहा है तो उनको भी मिनिमम एमएसपी या एमएसपी से अबव पे खरीदना होगा। तो फार्मर्स विल बी मोर इंक्लाइंड, ज्यादा अच्छी फार्मर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर टेक्निक्स को लेकर आ पाएंगे, इक्विपमेंट्स यूज करेंगे जब उनके पास इस तरह की एक सिक्योरिटी होगी। बहुत बार एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि फार्मर कंपनसेशन जो है और जो कंज्यूमर प्राइसेस जो मिल रहे हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट था कि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो तो इंटरेस्ट, वो तो प्रॉफिट कमा रहे हैं और फार्मर्स तक जो है वो उनका हक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसे में जब एक लीगलाइज्ड एमएसपीज होंगे तो इससे कॉर्पोरेट सेंट्रिक अप्रोच भी मिल पाएगी कि ओके, जो इंटरमीडियरीज हैं जो काफ़ी बड़ा मार्जिन ले लेते हैं वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, और एक एमएसपी के थ्रू, एक लीगलाइज एमएसपी, कॉर्पोरेट्स को भी बेनिफिट करेगा और फार्मर्स को भी बेनिफिट करेगा। बट अगैन चैलेंजेस तो हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो बजट का है, इकोनॉमिक बर्डन का है। इंप्लीमेंट कैसे करोगे, लीगल प्रोविजंस को कैसे इंप्लीमेंट करोगे? इतनी सारी क्रॉप्स हैं, इतने अलग अलग लैंडस्केप्स हैं, तो उन सब के लिए किस तरीके से लीगलाइज किया जाएगा? तो एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज भी है, लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। फिर बहुत बार हम देखते हैं कि वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि हम मार्केट में क्या डिमांड चल रही है उसको समझ पाएं, एंटिसिपेट कर पाएं और उसके बेसिस पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो।
इसीलिए क्या है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिमांड है, अगर हम वो पता चल जाए तो उसके बेसिस पे जो फार्मर्स हैं दे प्लांट अकॉर्डिंगली। लेकिन क्योंकि देयर इज लैक ऑफ इफेक्टिव मैकेनिज्म जिससे कि हम ये समझ पाए, तो फार्मर्स जो है वो प्राइस की वॉलेटिलिटी को फेस करते हैं, अनसर्टेनिटी को फेस करते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि अगर आप एमएसपी को लागू करते हैं तो जो मार्केट डायनेमिक है, जो कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे चलती है, ये उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं व्हीट एंड राइस ज़्यादा प्रमोट हो रहा है एज कंपेयर टू दी अदर क्रॉप्स। रीजन बीइंग पीडीएस के लिए लार्ज क्वांटिटीज के अंदर सरकार जो है वो प्रोक्योर करती है, तो डिमांड में मिसमैच हो सकता है, जिससे कि एग्रीकल्चरल ट्रेंड्स के ऊपर भी चेंजेस आ सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जो एपीएमसी एक्ट है दैट प्रोहिबिट फार्मर्स फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस इन एनी अदर मंडी, जो कि उनको डेजिग्नेट की गई है, उसके बाहर वो किसी और मंडी में अपना प्रोड्यूस सेल नहीं कर सकते, प्रोहिबिट किया गया है। जिससे कि क्या है कि जो मिडिल मैन है वो एम्पावर हो जाते हैं। तो इससे भी हमें यहाँ पे चेंजेस आने होंगे कि जो फार्मर्स जो यहाँ पे जो कह लीजिए कि डिसएडवांटेज फेस करते हैं एज कंपेयर टू द फार्मर्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो इस चीज़ को हम रोक पाए। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस जो कि एमएसपी को लेकर हमें ध्यान में देने होंगे। और अभी तो पीएम आशा स्कीम को रिवैम्प कर दिया गया है। पीएम आशा स्कीम में हमारी दोनों स्कीम्स थी उनको बीच में डाल दिया गया है। इसमें अगर हम डिटेल्स देखें तो पीएम आशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि फार्मर्स तक उनकी फसल का एक अच्छा रेट पहुंचे, एक रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर्स को मिल पाए। तो अब इसमें प्राइस सपोर्ट स्कीम को भी ला दिया गया है। प्राइस सपोर्ट स्कीम में क्या है कि जो पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, कॉपरा है, उसकी फिजिकल प्रोक्योरमेंट जो है वो सेंटर की जो एजेंसीज हैं वो कर पाएंगी विद द प्रोएक्टिव रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो मतलब जो हमारा एक तो नाफेड आ जाता है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई आ जाता है जो कि स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से फिजिकल प्रोक्योरमेंट करता है, और ये जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करता है प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत कि ओके फिजिकली प्रोक्योर किया जाए। एंड देन देयर इज हमारे पास जो प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम आता है, ये सभी ऑयल सीड्स के लिए प्रपोज किया गया है। उनके लिए भी एमएसपी नोटिफाई किया गया है अंडर द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, ताकि एमएसपी और जो सेलिंग प्राइस है, जो मॉडल प्राइस होना चाहिए, उसमें एक डिफरेंस जो है वो हमें समझ में आए, डायरेक्ट पेमेंट हो पाए, कि जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं जो कि अपना प्रोड्यूस सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट ऑक्शन हो और जो भी एमएसपी है या फिर जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच का जो भी डिफरेंस है वो डायरेक्ट पेमेंट के तौर पे उनको मिल पाए, उनके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जो पेमेंट है वो जा पाए। यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी अमाउंट का डिफरेंस है एमएसपी में, एमएसपी इतना था लेकिन आपने इतने प्राइस पे सेल किया, तो जो जितना भी डिफरेंस आया है वो डायरेक्टली सरकार आपके अकाउंट में पे करेगी। That is the price deficiency payment system. And then there is the pilot of private procurement and stockist scheme. इसमें क्या है, जो हमारे ऑयल सीड्स हैं, इसमें स्टेट्स के पास ऑप्शन है कि वो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट के लिए ये रोल आउट कर सकता है, कि सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, जो मंडीज जो हैं, वहाँ पे प्राइवेट स्टॉकिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो भी आकर क्रॉप्स के प्रोक्योरमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओनली वन स्कीम, कोई एक स्कीम, या तो आप फिजिकल प्रोक्योरमेंट करवा लो कि ओके प्राइस सपोर्ट स्कीम है कि सरकारी एजेंसीज जो है वही आकर आपकी फसल को प्रोक्योर करेंगी, या फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पीडीपीएस जो है उसे अपनी स्टेट में वो इंप्लीमेंट करवा लीजिए, विच इज द प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जिससे कि जो फर्क है, जो डिफरेंस है, आपको उतना अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो ये पीएम आशा आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके अलावा हड़प्पा सिविलाइजेशन आज न्यूज़ में आया है। कहा जा रहा है कि 100 years ऑफ एक्सप्लोरेशन हुए हैं, क्योंकि
20 सितंबर 1924 के दिन, मतलब आज से 100 साल पहले, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में एक आर्टिकल छपवाया गया था जिसमें बताया गया कि देखिए हम एक लॉन्ग फॉरगेटन सिविलाइजेशन ढूंढ चुके हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम ढूंढ चुके हैं। उस टाइम पे इसे ब्रिटिशर्स ने सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली नाम दिया गया था, लेकिन इस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन को आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। एंड दिस हड़प्पा सिविलाइजेशन कम्स आफ्टर द नेम ऑफ हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में है फिलहाल। इट वाज द फर्स्ट साइट जो कि इस एक्सप्लोरेशन में डिस्कवर की गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एक मास्टरपीस है, एक पावर हाउस है। आप हड़प्पा की टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स के बारे में आप देखते हैं, किस तरह रिजर्वायर्स उन्होंने बिल्ड किए हुए थे, वेयर हाउसेज बनाए हुए थे, एक प्रॉपर अंडरग्राउंड सर्विलेंस सिस्टम था, फोर्टिफाइड वॉल्स थी उनके शहरों की, एंड किस तरीके से वो ब्रॉन्ज और कह लीजिए कि कॉपर के आर्टिफैक्ट्स बनाते थे। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको आज भी हम देख के हैरान होते हैं दैट ये हमारी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। आप हिस्ट्री में इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। मुझे सिर्फ आज ये आर्टिकल आपको दिखाने का मेन एम यही था कि आज के दिन एक आर्टिकल छपा था जिसमें पहली बार हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक्सप्लोरेशन की बारे में बताया गया, जिसमें ये बताया गया कि हमने मतलब बेसिकली उस टाइम पे जॉन मार्शल ने ये आर्टिकल दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे में एक्सप्लोरेशंस में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है। तो इसके बारे में आप डिटेल में जानते हैं, आप अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आती है विच वाज अगेंस्ट द इजराइल, कि इजराइल जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर चुका है उससे वेकेट करे। एंड इंडिया abstained फ्रॉम वोटिंग, एंड नॉट जस्ट इंडिया, इंडिया के अलावा 43 कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने abstain किया है फ्रॉम वोटिंग। और हमने यहाँ पे रीजन ये दिया है कि देखिए वी सपोर्ट द टू नेशन सोल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हमें उन चीज़ों को लाके आगे लेके आना चाहिए जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम ब्रिज आउट कर सके, हम इसे रोक पाए, ना कि उनको फर्दर और बढ़ा दे, डिफरेंसेस को और बढ़ा दे। एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि फोर्स करता है इजराइल टू वेकेट द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, दिस कैन एस्केलेट द इशू, और ये एक हल नहीं है। हम बार बार यही कहते हैं कि ओके जो ये वायलेंस चल रही है, जो ये हमास के बाद से जब से ये पूरा का पूरा कह ली सिचुएशन जो ट्रिगर हुई है, इसे रोका जाए। एंड डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू हम इसे रोकना चाहते हैं। और ऐसे में एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को और बढ़ा देगा, इसको इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया है। एंड वी हैव abstained फ्रॉम वोटिंग इन दिस रिगार्ड इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। So these were some of the important news articles from our today's newspaper, जो कि आज हमारे लिए important थे। I hope you learned something from this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please do like and comment down below. Thank you so much for watching and have a very good day ahead. Thank you.